लॉ ज्ञान 365 के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आपका लीगल लिस्टिंग पार्टनर चलते फिरते। आज हम भारतीय लोकतंत्र के कह सकते हैं दिल की धड़कन यानी हमारी संसद या पार्लियामेंट की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हम सब ये तो जानते हैं कि संसद कानून बनाती है, लेकिन सवाल ये है कि इसका डिजाइन ऐसा क्यों है, मतलब दो सदन क्यों है, लोकसभा और राज्यसभा। और क्या ये व्यवस्था सच में सत्ता को मतलब सरकार को निरंकुश होने से रोकती है? बिल्कुल। आज हम इसके डिजाइन में छुपे उन चेक्स एंड बैलेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे जो सत्ता को कंट्रोल में रखते हैं। बिल्कुल। और ये समझना मतलब बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी संसद सिर्फ एक कानून बनाने वाली फैक्ट्री नहीं है। सही कहा। ये एक ऐसा अखाड़ा है जहां देश की अलग अलग आवाजों, अलग अलग विचारधाराओं और हितों के बीच बहस होती है। और इस पूरी व्यवस्था की नींव हमारे संविधान के एक बहुत ही अनोखे फीचर पर टिकी है। और वो क्या है? उसे हम कहते हैं क्वाजी फेडरलिज्म। और यहीं से एक तरह से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। क्वाजी फेडरलिज्म यानी अर्धसंघीय। ये शब्द सुनने में थोड़ा सा भारी लगता है। हम तो हमेशा सुनते हैं कि भारत एक फेडरल देश है जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का मतलब पावर्स का बंटवारा है। तो फिर ये क्वाजी या अर्ध कहां से आया? अरे ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और यही आप कह सकती हैं भारतीय व्यवस्था की आत्मा है। देखिए, एक प्योर फेडरल देश जैसे अमेरिका में क्या होता है, वहां राज्य एक साथ आए थे। एग्जैक्टली वहां राज्य एक समझौते या अग्रीमेंट के तहत एक साथ आकर एक फेडरेशन बनाते हैं। वो पहले से स्वतंत्र थे। भारत में वो ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। यहाँ राज्यों ने मिलकर देश नहीं बनाया, बल्कि एक पहले से मौजूद देश को प्रशासनिक सुविधा के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए राज्यों में बांटा गया। इसीलिए हमारे संविधान का आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। वाह, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा ऐतिहासिक और राजनीतिक मतलब छिपा है। बिल्कुल। जरा 1947 के समय की कल्पना कीजिए। देश का विभाजन हो चुका है, चारों तरफ मतलब माहौल बहुत खराब है, और 500 से ज्यादा रियासतें हैं जिन्हें भारत में शामिल करना है। बहुत मुश्किल समय था। ऐसे में संविधान बनाने वालों की सबसे बड़ी प्राथमिकता देश की एकता और अखंडता यानी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को बनाए रखना थी। उन्हें एक डर था। क्या डर? डर ये कि अगर राज्यों को बहुत ज्यादा आजादी मतलब ऑटोनॉमी दे दी गई तो शायद भविष्य में और बंटवारे का खतरा हो सकता है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा ढांचा बनाया जो दिखता तो फेडरल है पर है नहीं, पर जिसकी आत्मा यूनिटरी यानी एकात्मक है। केंद्र को आप कह सकती हैं जानबूझकर ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया। तो ये जो मजबूत केंद्र है, ये किन किन तरीकों से अपनी शक्ति दिखाता है? संविधान में इसके लिए क्या व्यवस्था है? इसके कई टूल्स हैं। सबसे बड़ा है शक्तियों का बंटवारा, जो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट्स के जरिए किया गया है। हाँ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे, बैंकिंग। इन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। ठीक है। फिर है स्टेट लिस्ट, जिसमें लोकल मुद्दे हैं जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ, कृषि। इन पर सामान्य तौर पर राज्य कानून बनाते हैं। और एक तीसरी लिस्ट भी है, कॉन्करेंट लिस्ट, जहां अक्सर केंद्र और राज्यों के बीच मतलब टक्कर देखने को मिलता है। सही पकड़ा आपने। कॉन्करेंट लिस्ट में शिक्षा, जंगल, शादी जैसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या? आर्टिकल 254 ये कहता है कि अगर दोनों के बनाए कानूनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट या टकराव होता है तो केंद्र का कानून ही माना जाएगा। अच्छा, तो ये तो केंद्र को एक तरह की वीटो पावर देता है। बिल्कुल। हमने हाल ही में जो कृषि सुधार कानून थे, उनके मामले में इस टकराव को बहुत करीब से देखा था। केंद्र ने कानून बनाए लेकिन कई राज्यों ने उनका विरोध किया। और उन विषयों का क्या जो इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं है? मेरा मतलब है, जब संविधान बना था तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ई-कॉमर्स जैसी चीजें तो थी ही नहीं। बेहतरीन सवाल। इन्हें कहते हैं रेजिडुअरी पावर्स। और संविधान निर्माताओं ने भविष्य की सोचते हुए यह तय किया कि ऐसे सभी विषय जो किसी भी सूची में नहीं आते, उन पर कानून बनाने की शक्ति भी केंद्र के पास ही रहेगी। मतलब हर तरफ से केंद्र ज्यादा मजबूत है। हाँ, सिंगल सिटीजनशिप मतलब एकल नागरिकता और ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे IAS, IPS ये भी इसी मजबूत केंद्र की मिसाल है।
तो आप देख सकते हैं कि हर कदम पर संतुलन केंद्र की तरफ झुका हुआ है। तो ये मजबूत केंद्र, ये सरकार अपनी शक्ति सीधे जनता से लेती है। और यहीं पर संसद के पहले और सबसे शक्तिशाली सदन लोकसभा की भूमिका आती है। बिल्कुल। जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। बिल्कुल। लोकसभा भारतीय लोकतंत्र की सीधी अभिव्यक्ति है। इसके सदस्य यानी हमारे सांसद या एमपीज सीधे जनता द्वारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के जरिए चुने जाते हैं। और इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। हाँ, 5 साल का होता है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। अगर सरकार सदन में अपना बहुमत, अपना कॉन्फिडेंस खो देती है तो इसे समय से पहले भी भंग मतलब डिसॉल्व किया जा सकता है। इसकी संरचना को लेकर भी अक्सर बहस होती है। सीटों का जो बंटवारा है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से 80 सांसद आते हैं, तो वहीं सिक्किम या मिजोरम से सिर्फ एक। हाँ, और ये एक बहुत बड़े राजनीतिक विवाद का केंद्र बनने वाला है आगे चलकर। वो कैसे? अभी जो सीटों की संख्या है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है और इसे 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया था? ताकि दक्षिण के उन राज्यों को सजा न मिले जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया था। लेकिन 2026 के बाद जब नया परिसीमन या डिलिमिटेशन होगा तो जनसंख्या के लिहाज से उत्तर भारत, खासकर यूपी और बिहार, इनकी सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत की हिस्सेदारी कम हो जाएगी। बिल्कुल, और ये भारत के फेडरल संतुलन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसी संरचना से जुड़ा एक और बदलाव हाल ही में हुआ है। पहले राष्ट्रपति 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत करते थे, नॉमिनेट करते थे। हाँ, लेकिन अब वो प्रावधान हटा दिया गया है। 104वें संविधान संशोधन के जरिए 2020 में इसे खत्म कर दिया गया। इसके पीछे क्या तर्क था? तर्क ये दिया गया कि एंग्लो इंडियन समुदाय अब काफी हद तक मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में आ चुका है और उन्हें अलग से प्रतिनिधित्व की जरूरत नहीं है। हालांकि इस पर भी बहस हुई थी कि क्या ये फैसला लेने का सही समय था। खैर, अब लोकसभा की कार्रवाई पर आते हैं। सदन का संचालन स्पीकर करते हैं। ये पद कितना शक्तिशाली है? स्पीकर का पद बेहद शक्तिशाली है। उन्हें सदन का मास्टर कहा जाता है। वो तय करते हैं कि कौन बोलेगा, कितनी देर बोलेगा और बहस का एजेंडा क्या होगा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति तो कुछ और है ना? हाँ, उनकी सबसे बड़ी और कह सकते हैं विवादास्पद शक्ति है ये तय करना कि कोई विधेयक या बिल मनी बिल है या नहीं। मनी बिल, इसका जिक्र आते ही राज्यसभा की शक्तियां तो लगभग शून्य हो जाती हैं। इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, मनी बिल वो बिल होता है जो मुख्य रूप से टैक्स लगाने, हटाने या भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे के लेन देन से जुड़ा हो। ठीक है। संविधान के मुताबिक मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकता है और राज्यसभा इसे सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है। ना तो वो इसमें संशोधन कर सकती है, ना ही इसे खारिज कर सकती है। और स्पीकर का फैसला आखिरी होता है। बिल्कुल, स्पीकर का फैसला अंतिम होता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। तो ये तो एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर सरकार चाहे तो किसी भी सामान्य बिल में कुछ वित्तीय प्रावधान डालकर उसे मनी बिल बटाकर राज्यसभा को बाईपास कर सकती है। यही तो विवाद की जड़ है। हाल के सालों में ये आरोप कई बार लगा है। कोई उदाहरण है? सबसे बड़ा उदाहरण आधार बिल का मामला है। आलोचकों का कहना था कि आधार बिल सिर्फ सब्सिडी से नहीं बल्कि प्राइवेसी और नागरिक अधिकारों से भी जुड़ा था। लेकिन सरकार ने उसे मनी बिल के तौर पर पेश किया, जिससे राज्यसभा में उस पर विस्तृत बहस और संशोधन की गुंजाइश ही खत्म हो गई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था। बाप रे। तो स्पीकर का यह अधिकार सिर्फ एक प्रक्रियात्मक शक्ति नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार भी है। तो अगर लोकसभा आम जनता की इच्छा का प्रतीक है जो कभी-कभी भावनाओं में बह सकती है, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने निश्चित रूप से एक कूलिंग सॉसर यानी एक ठंडी तस्तरी की भी व्यवस्था की होगी। हाँ, क्या बात है। जहां विधेयकों पर दोबारा और ज्यादा गंभीरता से विचार हो सके। यहीं पर राज्यसभा की भूमिका आती है ना? आपने बहुत खूबसूरत एनालॉजी दी है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। और ये कभी भंग नहीं होती? नहीं, ये एक स्थायी सदन, एक परमानेंट बॉडी है। इसके सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। तो इसे एक निरंतरता, एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। बिल्कुल। भले ये लोकसभा में सरकारें बदलती रहें,
राज्यसभा चलती रहती है। और इसकी संरचना भी इसे एक अलग चरित्र देती है, खासकर वो 12 सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से आते हैं। इसका मकसद ये है कि सदन में ऐसे लोगों की भी विशेषज्ञता, उनकी एक्सपर्टीज का लाभ मिले जो शायद चुनावी राजनीति की आपाधापी से दूर रहते हैं। लेकिन अक्सर ये सवाल उठता है कि जब हमारे पास सीधे जनता द्वारा चुनी हुई लोकसभा है, तो फिर इस ऊपरी सदन की जरूरत ही क्या है? क्या ये सिर्फ एक ग्लोरिफाइड डिबेटिंग क्लब है? ये एक आम धारणा है, लेकिन ये गलत है। राज्यसभा के पास 2 ऐसी विशेष शक्तियां, स्पेशल पावर्स हैं, जो लोकसभा के पास भी नहीं है। अच्छा। और ये दोनों शक्तियां भारत के फेडरल ढांचे की रक्षा करती हैं। पहली शक्ति है आर्टिकल 249 के तहत। वो क्या है? अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर दे कि स्टेट लिस्ट का कोई विषय राष्ट्रीय हित का हो गया है, तो संसद उस विषय पर 1 साल के लिए कानून बना सकती है। 1 मिनट, तो ये शक्ति सिर्फ राज्यसभा को ही क्यों दी गई? क्योंकि राज्यसभा राज्यों की परिषद है। ये माना जाता है कि अगर राज्य खुद अपनी शक्ति केंद्र को सौंपने के लिए तैयार है, तभी केंद्र को उनके अधिकार क्षेत्र में कदम रखना चाहिए। ये फेडरलिज्म का सम्मान है। समझ गया। और दूसरी शक्ति? दूसरी विशेष शक्ति है आर्टिकल 312 के तहत। इसके अनुसार कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विस जैसे IAS या IPS बनाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है। इसका भी वही तर्क है कि राज्यों की सहमति जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि इन सेवाओं में अधिकारी केंद्र भर्ती करता है, लेकिन काम वो राज्यों में करते हैं। ये तो सच में शक्तियों का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। तो अब हमारे पास ये 2 सदन हैं, लेकिन ये दिन प्रतिदिन सरकार पर लगाम कैसे कसते हैं? मतलब सरकार को जवाबदेह बनाने के इनके हथियार क्या हैं? सबसे बड़ा और रोजमर्रा का हथियार है क्वेश्चन आवर, यानी प्रश्नकाल। हर दिन का पहला घंटा। हाँ, संसद के हर दिन का पहला घंटा इसी के लिए होता है। कोई भी सांसद किसी भी मंत्री से उनके मंत्रालय के कामकाज को लेकर तीखे सवाल पूछ सकता है और मंत्री को सदन के पटल पर जवाब देना ही पड़ता है। ये सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। सबसे प्रभावी तरीका है। नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव के बारे में तो हम सुनते ही रहते हैं जब सरकार गिराने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन क्या विपक्ष के पास रोजमर्रा के मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए भी कुछ ऐसे ही हथियार होते हैं? हाँ, कई तरह के मोशंस यानी प्रस्ताव होते हैं। एक होता है एडजर्नमेंट मोशन यानी स्थगन प्रस्ताव। वो कब इस्तेमाल होता है? अगर देश में कोई बहुत ही जरूरी और गंभीर घटना हो गई हो, जैसे कोई बड़ा आतंकी हमला या कोई प्राकृतिक आपदा, तो विपक्ष ये प्रस्ताव लाकर सदन की सामान्य कार्यवाही को रोककर तुरंत उस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर सकता है। इसे सरकार की निंदा के तौर पर देखा जाता है। और ये सेंसर मोशन या कट मोशन क्या होते हैं? ये शब्द भी सुनाई देते हैं। सेंसर मोशन यानी निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह की नीतियों के खिलाफ लाया जा सकता है। अगर ये पास हो जाए तो सरकार को इस्तीफा तो नहीं देना पड़ता, लेकिन ये सरकार के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। और कट मोशंस? कट मोशंस बजट के दौरान इस्तेमाल होते हैं। विपक्ष किसी मंत्रालय की अनुदान मांगों में 1 रुपए की सांकेतिक कटौती का प्रस्ताव लाकर उस मंत्रालय की किसी खास नीति का विरोध कर सकता है। अच्छा, सिर्फ 1 रुपए की कटौती? हाँ, भले ही ये सांकेतिक हो, लेकिन ये किसी खास नीति के प्रति अपना असंतोष जताने का एक बहुत मजबूत तरीका है। तो ये पूरा सिस्टम एक तरह की कांस्टेंट टग ऑफ वॉर, एक निरंतर रस्साकशी जैसा लगता है। तो अगर आखिरी सवाल पूछा जाए कि दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है, लोकसभा या राज्यसभा, तो जवाब क्या होगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा का पल्ला भारी है। सरकार लोकसभा में बहुमत से ही बनती है और गिरती है। और मनी बिल्स पर भी उसका एकाधिकार है? बिल्कुल। और अगर किसी साधारण बिल पर दोनों सदनों में डेडलॉक हो जाए तो राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। और वहां भी लोकसभा ही जीतती है? हाँ, क्योंकि उसके सदस्य राज्यसभा से 2 गुने से भी ज्यादा है, तो संख्या बल के कारण लोकसभा की ही जीत होती है। लेकिन राज्यसभा की शक्ति को कम आंकना एक भूल होगी। वो कमजोर नहीं है, बल्कि एक अलग तरह से शक्तिशाली है। वो एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करती है। स्पीड ब्रेकर? हाँ, अगर लोकसभा में किसी सरकार के पास प्रचंड बहुमत हो और वो जल्दबाजी में कोई विवादास्पद कानून पास करना चाहे, तो राज्यसभा उसे रोक सकती है, उस पर पुनर्विचार के लिए मजबूर कर सकती है। और देश में एक बड़ी बहस छिड़ सकती है। बिल्कुल।
एक व्यापक बहस का माहौल बना सकती है। ये लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। ये जल्दबाजी पर विवेक की जीत सुनिश्चित करती है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये साफ है कि भारतीय संसद सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल और जीवंत व्यवस्था है जिसे शक्तियों के बंटवारे, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांतों पर बहुत सोच समझकर बनाया गया है। लोकसभा जनता की सीधी इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, तो राज्यसभा राज्यों के अधिकारों और कह सकते हैं दीर्घकालिक विवेक की प्रहरी है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़कर जा रही हूँ जिस पर हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। बताइए। आज के बदलते भारत में जहाँ क्षेत्रीय आकांक्षाएं बढ़ रही हैं और राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप भी बदल रहा है, क्या लोकसभा और राज्यसभा के बीच शक्ति का ये 70 साल पुराना संतुलन भविष्य की चुनौतियों के लिए काफी है या इसमें किसी तरह के सुधार की जरूरत पड़ेगी? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र के भविष्य को आकार देगा। यदि आप और जानना चाहते हैं या आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया नीचे कमेंट करें और नए अपडेट के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।